दोस्तों, मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के अंदर कई नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बगावत छेड़ दी है, जिसके चलते आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने हैं उसके समीकरण बदल रहे हैं। यानी कि हम साफ तौर पर यह कहें तो बीजेपी के अंदर बगावत की खबर आ रही है। क्या है पूरा मामला, आगे किस तरह से समीकरण बदलेंगे, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के जरिए से देने वाले हैं। जो दूसरी बड़ी खबर हम आपको इस वीडियो के जरिए से बताएंगे वो भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को बहुत बड़ा झटका लगा है और इसके साथ ही साथ इमरती देवी जो कि बीजेपी की कैंडिडेट है, पहले कांग्रेस पार्टी में थी, उनको लेकर के एक सनसनीखेज खुलासा होने के बाद उपचुनाव का जो समीकरण है वो और भी ज्यादा बदल गया है। तो चलिए, क्या है पूरा मामला, हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश समेत जी हाँ जहां जहां भी चुनाव होने हैं वो स्पष्ट तरीके से होने चाहिए और ईवीएम से नहीं होकर के बैलेट पेपर से होने चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से बीजेपी को अपनी पार्टी के विधायकों के दम पर साधारण बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम 9 सीटें जीतना जरूरी है। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 116 विधायक चाहिए, जबकि भाजपा के पास अपने विधायक 107 हैं। यह संख्या हर हाल में प्राप्त करने के लिए पार्टी ने बताया जा रहा है कि 4 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव अभियान संभालने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया है, जिसके चलते ये जो समीकरण अभी तक बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहे थे वो अचानक बदल गए हैं। दरअसल ये जो 4 मंत्री आ रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के लिए और अपनी कमान संभालने के लिए, वो बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के शामिल होने का विरोध कर रहे थे और जानकारी मिल रही है इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के अंदर टकराव हो गया है। आपको बता देता हूं, इसमें नरेंद्र सिंह तोमर, थावर चंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जबकि राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बाकी नेता यहां पर पहले से ही कमान संभाल रहे थे और शायद बीजेपी को ऐसा लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान इस मामले को, यानी कि जो 9 सीटें इनको हर हाल में जीतना है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके चलते जो है 4 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा गया है और इन मंत्रियों को लेकर के ही अब शिवराज सिंह खेमा और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमा आपस में टकराव की स्थिति में आ गया है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि इसका नुकसान मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से यहां पर बीजेपी अपने चुनाव को जीतने में कामयाब रहती है या फिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी इस मौके का फायदा उठा करके चुनाव बीजेपी को हराने में कामयाब हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बताया जा रहा है कि 28 सीटों में से ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपनी पकड़ है, लेकिन जब से वो बीजेपी में गए हैं उनका वोट भी इधर उधर हो गया है, क्योंकि जो कांग्रेसी पहले से पुराने कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस में चले अभी भी हैं और कुछ लोग जो ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्लोज थे वो जो है उनके साथ चले गए हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो ग्वालियर चंबल है वहां पर अच्छी पकड़ है, लेकिन ये 4 मंत्रियों को भेजने के बाद यहां पर भी समीकरण पूरी तरह से बदल रहे हैं। अब देखेंगे आगे क्या होता है। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। उपचुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह झटका दिया है। जानकारी मिल रही है कि उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर जो चुनाव होने वाले थे इस पर तारीखों का ऐलान पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस बीच जानकारी मिल रही है कि कुछ अधिकारियों के तबादले को लेकर के कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान ने कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर होने का आदेश दिया था, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है।
अब शिवराज सिंह चौहान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इन ट्रांसफरों को रद्द करने के निर्देश दे दिए हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक 12 ज्वाइंट डिप्टी कलेक्टरों के तबादले को रद्द कर दिया गया है, जो चुनाव वाले जिले में थे। इसके लिए 8 अक्टूबर 2020 को आदेश जारी हुआ था। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। कलेक्टर्स को बदलने की तैयारी चल रही थी और वो इस जगह के कलेक्टर्स हैं जहां पर चुनाव होने हैं। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं झटका बीजेपी को लगा है। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी जो बड़ी खबर है वो भी दोस्तों बीजेपी खेमे से ही है। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मंत्री इमरती देवी की चल संपत्ति को लेकर के एक नया खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि इमरती देवी के पास जो अचल संपत्ति है, पूरी संपत्ति है, 1,37,00,000 रुपए से बढ़ करके 2,20,00,000 रुपए तक पहुंच गई है। मंत्री को रिवाल्वर का भी शौक है। डबरा, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में भाजपा व कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं और इसी में यह सारी जानकारी दी गई थी। जिसके बाद अब जब इमरती देवी जो पूर्व मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री थी, और इनकी 2 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का ब्यौरा आने के बाद यहां पर राजनीति और गर्मा गई है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि इमरती देवी की अचानक इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई। और कहीं ना कहीं इस मामले को इस एंगल से भी देखा जा रहा है क्योंकि इमरती देवी ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है, तो शायद बीजेपी के द्वारा भी उनको करोड़ों रुपए दिए गए हैं। मैं इस बात का आरोप नहीं लगा रहा हूं, ऐसा शंकाएं जताई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। अब अगर हम बात करें समीकरण की, तो इससे पहले आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव से पहले आरएसएस ने एक अपना इंटरनल सर्वे कराया था। शायद उसके आंकड़े भी मैंने आप लोगों के सामने रखे थे। उस आंकड़ों में साफ साफ ये दिख रहा था कि बीजेपी 5 सीटें भी चुनाव में निकालना उसके लिए भारी पड़ रहा है। और ऐसी सिचुएशन में जब इमरती देवी का एक खुलासा संपत्ति को लेकर के हुआ है, शिवराज सिंह चौहान खेमा और साथ ही साथ सिंधिया खेमा और जो 4 मंत्री भेजे गए उनका खेमा आपस में टकरा गए हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी का चुनाव जीतना और भी ज्यादा मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी पहले से ही ताल ठोक रही, वो बता रही है कि 28 सीटों में से 28 सीटों पर हम जो है अपनी जीत दर्ज करके बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। आपके हिसाब से यहां पर किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।